Assalamu alaikum guys. So let's solve questions on subsequent measurement, and the subsequent measurement of inventory is at lower of cost या NRV. Cost या NRV में से आपने lower pick करना है. So let's see कि अब पहला question क्या है. Very interesting question. Requirement सबसे पहले guys. Requirement is what should be the total value of these two items of inventory in the statement of financial position. अब वी हैव टू आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री. आइटम वन पे कॉस्ट या एनआरवी सेपरेटली होगा एंड आइटम टू पे भी सेपरेटली होगा. तो आपने सेपरेटली कॉस्ट और एनआरवी को कैलकुलेट करना है. ओके, टू आइटम्स है हमारे पास और हमसे टोटल वैल्यू पूछी हुई है. ये कहाँ पढ़ा था हमने? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा लास्ट वीडियो में कि हम लाइन बाय लाइन आइटम बाय आइटम कॉस्ट या एनआरवी का टेस्ट जो है वो अप्लाई करेंगे, यानी ये जो कैलकुलेशन है ये आइटम बाय आइटम करेंगे. ओके. Naval has two items of inventory on hands at its reporting date. Item 1, material costing 24,000, bought for processing and assembly for a customer under a one-off order, which is expected to produce a high profit margin. Very important. Material पड़ा हुआ है हमारे पास 24,000 का, जो हमने बाय किया है प्रोसेसिंग और असेंबली में यूज होगा. कस्टमर का एक वन ऑफ ऑर्डर आया हुआ है. तो इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि यूज होने वाली चीज है, प्रोडक्शन में यूज होनी है. तो जो चीज प्रोडक्शन में यूज होनी है दैट इज अ रॉ मटेरियल. लिखा हुआ है बॉट फॉर प्रोसेसिंग एंड असेंबली फॉर अ कस्टमर अंडर वन ऑफ ऑर्डर विच इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ हाई प्रॉफिट मार्जिन. और हमें लग रहा है कि वो हाई प्रॉफिट मार्जिन प्रोड्यूस करेगी. तो मैंने क्या बोला है लास्ट वीडियो में? हमने क्या कहा था कि रॉ मटेरियल अगर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है तो हमेशा रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे रखना है. एनआरवी की बदतमीजी नहीं होगी. और रॉ मटेरियल की एनआरवी होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट. तो अब मुझे बताएं कि जिस प्रोडक्ट में ये मटेरियल यूज होना है, जिस प्रोडक्ट में ये मटेरियल यूज होना है, वो प्रोडक्ट जब कस्टमर के पास जाएगी तो प्रॉफिट्स देगी या लॉस देगी? तो यस यू आर राइट, वो प्रॉफिट्स देगी. तो अगर मेरे बच्चों वो प्रॉफिट देगी तो इसका मतलब ये है कि जो आइटम वन है इसका आपको करना ये चाहिए कि आपको इसे कॉस्ट पे ही लिख लेना चाहिए. तो कॉस्ट, एनआरवी एंड लोअर ऑफ. अब यहां पे लोअर ऑफ की डिबेट ही नहीं है क्योंकि एनआरवी टेस्ट यानी एनआरवी का पंगा आप पढ़ना ही नहीं है. सिंस बाइंग दिस मटेरियल द कॉस्ट प्राइस हैज फॉलन टू 20,000. गौर कर रहे हैं जरा. रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी आज मैं खरीदने जाऊं तो 20,000 में मिलेगा मुझे. सो एनआरवी 20,000 बनती, लेकिन भाईजान आपका जब मेन प्रोडक्ट प्रॉफिट में बिक रहा है तो फिर आपको दोबारा ये पंगा लेने की जरूरत नहीं है. तो सर व्हाट इज आइटम वन? आइटम वन में कॉस्ट एनआरवी की कोई बदतमीजी नहीं है. आपने सिर्फ कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है विच इज 24,000. तो 24,000 पे ही आप रिकॉर्ड कर लोगे. तो ये मेरे बच्चों काम करना है आप लोगों ने. ओके सर. आइटम टू. आइटम टू ऑब्वियसली देखना पड़ेगा भाईजान. आइटम टू, a machine constructed for another customer for a contracted price of 36,000. लेनी expected selling price हमें given है. तो expected selling price है, expected selling price is 36,000. कह रहे this has recently been completed at a cost of 33,600. ये recently अभी complete हुई है. तो मेरे बच्चों क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कंप्लीटेड गुड्स हैं, फिनिश गुड्स पड़ी हुई हैं हमारे पास. ओके. कंप्लीटेड एट ए कॉस्ट ऑफ 33,600. तो सर कॉस्ट गिवन है हमारे पास 33,000 है. ये ले 33,600 कॉस्ट है. आगे जी. इट हैज नाउ बीन डिस्कवर्ड दैट द ऑर्डर टू in order to meet the certain health and safety regulations modifications at an extra cost of 80 to 400 will be required. सर 8400 आपको और लगाने पड़ रहे हैं. तो हमने कहा भाई हमारा मसला नहीं है. हमने कस्टमर को कहा कि ये तो तुम्हारा मसला है. तो उसने कहा यार अच्छा आधे पैसे मेरे से ले लेना. द कस्टमर हैज एग्रीड टू मीट हाफ ऑफ द एक्स्ट्रा कॉस्ट. इसका मतलब है आधी कॉस्ट तो हमें बेयर करनी पड़ेगी. तो कॉस्ट टू सेल कर लें, कॉस्ट टू कंप्लीट कर लें. जो आपको रिक्वायर्ड है अभी भी इस चीज को कंप्लीट करने में वो थी 36,000 में बिकेगी.
8400 का 50% हमें इनकर करना है भाई, बाकी 50% तो उन्होंने लेना है। तो ये मेरे बच्चों आ रहा है 2400, सॉरी 4200। ये आपके पास आ गई 36,000 माइनस 4200। सो यू विल गेट योर एनआरवी। तो ये एनआरवी कितनी वैल्यू आ रही है मेरे बच्चों? ये आ रही है 31,800। अब मुझे बताएं लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी है। कॉस्ट अगर आप देखोगे तो दैट इज 33,600। एनआरवी देखोगे तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल, यानी नेट मुझे लग रहा है 31,800 इस मशीन से मिल जाएंगे। तो सर लोअर आ रहा है 31,800। तो सर आइटम ए और टू इनका टोटल करके आपके पास आ जाएगी इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो कितनी आ रही है सर? अगर आप और करेंगे तो यू विल गेट 55,800। ये लें सर, ये अमाउंट थी जो कि आप लोगों ने लिखनी थी। 55,800 विदाउट कॉमर्स लिखना होता है आप लोगों ने। ये लें सर, ये इंफॉर्मेशन। ओके, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन 4। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन 4 क्या है देख लेते हैं। On 30th September 2004, Razor's closing inventory was counted and valued at its cost of 1 million। ये कॉस्ट है 1 मिलियन जी। ओके, दिस इंक्लूडेड सम आइटम्स। अब इसमें कुछ आइटम्स शामिल हैं, तो भाई इसमें शामिल है तो कॉस्ट भी शामिल होंगी क्योंकि 1 मिलियन कॉस्ट है। Of item which had cost of 210 and had been damaged in flood on 15 September 2004। 15 दिन पहले वो डैमेज हो गया था, मतलब मेरे ईयर एंड पे वो डैमेज थे। These are not expected to achieve their normal selling price, which is calculated to achieve a gross profit margin of 30%। तो वो कह रहा है जी कि ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस अचीव नहीं कर पाएंगे। और नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है जी सर? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 30%। मार्जिन पे हम उसे बेचें तो 30% मार्जिन पे बिकती है। ओके, the sale of these goods will be handled by an agent who sells them at 80% of normal selling price। वो कह रहे हैं जी कि आप जो एक्सपेक्टेड है कि आप कितने की बेच पाओगे दैट इज 80% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस। अब आपको पता है कि मैंने लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी पे जब इन्वेंट्री लेनी होती है तो मुझे क्या करना पड़ता है मेरे बच्चों? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे लोअर ऑफ लेना पड़ता है कॉस्ट एंड एनआरवी। और इसमें एनआरवी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। अब मैं कितने की बेच पाऊंगा, अपनी इन्वेंट्री कितने की बेच पाऊंगा, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट एंड कॉस्ट टू सेल। तो ये लें जी, माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट या कॉस्ट टू सेल। अब क्या नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे मैं बेच पाऊंगा? आंसर है नहीं। वो कह रहे हैं 80% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे आप बेच पाएंगे। ओके, एंड चार्जेस रेजर अ कमीशन ऑफ 25%। और उस पर कमीशन भी लगेगा। कमीशन हमेशा सेलिंग प्राइस पे होता है, जितने की कोई बंदा बिकवाएगा उसी का कमीशन देंगे। ओके सर, 25% कमीशन है, फाइन। अब मेरे पास कॉस्ट है, तो कॉस्ट इज 210,000। तो कॉस्ट मैंने लिख ली 210,000। ये ले, तो कॉस्ट मैंने लिखी 210,000। ये ले सर। अब मेरे पास एनआरवी नहीं है तो मुझे एनआरवी चाहिए। तो अब एनआरवी का प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस उसने बड़ा पंगा लेके दी हुई है। उसने कहा जी नॉर्मल सेलिंग प्राइस का 80% ले लो। मैंने कहा नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है? उसने कहा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 30% से निकाल लो। मैंने कहा यार मर्जी है तेरी, तंगी कर रहा। तो उसने कहा जी इरादा ही है मेरा। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है। जो भी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उसका 80% वुड बी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, जब मार्जिन होता है ना बच्चों तो स्ट्रक्चर बनता है कि सेलिंग प्राइस होती है आपकी 100, मार्जिन में कॉस्ट ऑफ सेल और जीपी। तो कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट 30% है तो ये ग्रॉस प्रॉफिट इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कॉस्ट आ जाएगी 70% बच्चों। ये ग्रॉस स्ट्रक्चर है सर। जब जब मार्जिन होगा ना तो सेल्स को आपने 100 रखना होता है। मार्जिन मतलब सेल्स 100, और जो इटसेल्फ मार्जिन है वो जीपी होता है। तो फिर दोनों का फर्क ऑब्वियसली कॉस्ट है। अब अगर आप गौर करो तो वी हैव कॉस्ट, तो 210,000 हमें गिवन है जो कॉस्ट है। तो इसका मतलब ये है मेरे बच्चों, यहां से मैं नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ। सर 1% पे चले जाएं, यूनिटरी मेथड लगाएं। 210,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी,
मैं जरा इधर आ जाता हूँ। टू 10,000 डिवाइडेड बाय, जी सर कितने डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा सा आपको ऐसे दिखा देते हैं। सेल्स 100% होती हैं जी मार्जिन में, जो प्रॉफिट है वो 30% होता है, सेल्स 70% है, तो कॉस्ट से 70% है, तो ये कॉस्ट गिवन है हमें 70%, डिवाइडेड बाय 70 किया तो मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए, नॉर्मल सेलिंग प्राइस, तो इंटू 100 से कर दे, 1% का आंसर आएगा, इंटू 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये। तो ये अमाउंट आ रही है जी, देख लेते हैं सर। टू 10,000 नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो थी वो थी मेरे बच्चों 300, ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस थी, लेकिन मैं नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे नहीं बेच पाऊंगा, मैं बेच पाऊंगा 300,000 के 80% पे बेच पाऊंगा, 300,000 के 80% पे, तो 300,000 का 80% जो आ रहा है मेरे बच्चों, वो आ रहा है 240, तो मेरी जो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है वो 240 है। चेक कर रहे हैं आप उसके पंगे? ठीक है सर, 240। अब लेस सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट जो आ रही है मेरे बच्चों वो कितनी आ रही है, सेलिंग कॉस्ट, तो सेलिंग कॉस्ट आ रही है 25%। अब जितने की वो बेचेगा उतने पे ही देंगे ना कॉस्ट, तो सेलिंग कॉस्ट कमीशन कमीशन, ये 240,000 का कितने परसेंट होगा, जी सर 25%, तो ये 240,000 का 25% आएगा 0.25, 60,000 का कमीशन देना पड़ जाएगा, इसका मतलब है नेट बेसिस पे ये बिकेंगे 240 माइनस 60, तो ये अमाउंट बनती है 180,000। अब मुझे बताएं, लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी उठाना है आपने इसमें से, या इस 180,000 में से आप लोगों ने उठाना है, तो मुझे जरा जल्दी से बता दें कि क्या उठाएं। तो सर आंसर है 180। अब मेरे बच्चों इसमें शामिल है, दिस इंक्लूडेड सम इन्वेंट्री, सर इस 1 मिलियन में शामिल है, तो क्या शामिल है, कॉस्ट, होना क्या चाहिए, एनआरवी। तो अब मुझे बताओ जरा कि आंसर क्या होना चाहिए, 1 मिलियन की इन्वेंट्री में जो कॉस्ट शामिल थी वो गलत थी, तो 210,000 आपने माइनस कर दिया, 3 जीरो कॉमन ले लिए मैंने, 180 की कॉस्ट ऐड कर दी, तो सॉरी एनआरवी कॉस्ट लेस करा दी, एनआरवी ऐड कर ली, सर एक ही बात है, या डिफरेंस लेस करा दें सर, आपके पास इन्वेंट्री आ जाएगी, कितनी आ रही है सर, अगर आप गौर करो तो 1,000 माइनस इज 210 प्लस इज 180, सो वी हैव 970,000, लेकिन सर ये आपकी इन्वेंट्री है सर, तो मेरे बच्चों 970,000 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विदाउट कॉमर्स आपने लिखना होता है, तो ये आपका क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरा तसल्ली से बैठ के समझना आपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।